बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे आई डिस्कस द नोवेल टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो ये जो नोवेल है ये रिटन हुआ है 1926 में, लंदन में पब्लिश्ड हुआ 1927 में। लिटरेरी पीरियड जो है वो मॉडर्न है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तकनीक इसमें यूज़ हुई है और जो इसकी सेटिंग है वो 1910 से लेकर 1920 के दरमियान है। तो दी लाइट हाउस के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस जो तकनीक यूज़ हुई है, इस वजह से ये उनके जज्बात का इजहार करता है। अब हम इसकी समरी को देखते हैं। टू दी लाइट हाउस जो हमारा नॉवेल है इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो विंडो है, सेकंड जो है वो टाइम पासिस है एंड थर्ड इज द लाइट हाउस। तो हर हिस्से को के अंदर अपने अपने तख़यलात पर मुश्तमिल है जो कि कहानी सुनाने वालों के मुंह से पता लगती है। पार्ट को हम पहले डिस्कस करेंगे। इसके अंदर विंडो के अंदर इसका आगाज फर्स्ट वर्ल्ड वार से होता है। मिस्टर एंड मिसिज रमजे के 8 बच्चे हैं जो कि अपने आबाई घर में आए हुए हैं छुट्टियां गुजारने के लिए। उनके घर से दूर ही साहिल के पार एक बड़ा रोशनी का मीनार है, यानी कि लाइट हाउस है। 6 साल जो उनका सबसे छोटा बच्चा है जेम्स रमजे, वो बड़ी बेसब्री से इस रोशनी के मीनार तक जाने की ख्वाहिश रखता है और मिसिज रमजे बताती है कि वो कल ही इस लाइट हाउस तक जा सकेंगे अगर मौसम ठीक हुआ तो। जेम्स बहुत खुशी का इजहार करता है ये बात सुनकर, मगर मिस्टर रमजे जो है इसे बड़े सख्त लहजे में कहता है कि मौसम बहुत ख़राब लग रहा है। जेम्स अपने बाप के रवैये पर बहुत गुस्से का इजहार करता है और उसे कहता है कि उसका वालिद अपने बच्चों से जालमाना सलूक करके लुत्फ़अंदोज़ होता है। इस अरसे में रमजे का ख़ानदान चंद मेहमानों को दावत देता है जिसमें चार्ल्स टेंसले भी शामिल है। टेंसले जो है वो मिस्टर रमजे का मेटाफिजिकल फिलोसोफर जो है होने के काम को जो है वो सराहता है। इस वक्त घर में लिली ब्रेस्को भी मौजूद है। ये एक नौजवान पेंटर है जो कि मिस रमजे की तस्वीर बना रही है। मिसेस रमजे लिली से चाहती है कि वो विलियम बेकन से शादी कर ले, जबकि विलियम है वो रमजे के ख़ानदान का पुराना दोस्त है, मगर जो लिली है उसने कुंवारा रहने का अहद कर रखा है। ताहम मिसेस रमजे कोई और शादी का इंतज़ाम करती है और ये शादी वो पार्लरले और मिंटा डोले के दरमियान करवाना चाहती है। दोपहर के दौरान पाल जो है वो मिंटा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लिली अपनी पेंटिंग बनाती है। मिसेस रमजे नाराज जेम्स को मनाने की कोशिश करती है और मिस्टर रमजे अपने फ़लसफ़ी होने की खामियों पर परेशान होता है और आस्ता आस्ता मिसेस रमजे की तरफ बढ़ता है। इसी शाम रमजे का ख़ानदान एक बदकिस्मत किस्म की पार्टी का अहतमाम करते हैं। पाल और जो मंटा है रमजे के 2 बच्चों के साथ रात के साहिल की सैर से वापस आते हैं। जो लिली चार्ल्स टेंसले के बदतमीज़ाना कलामात पर नाराज़ होती है क्योंकि वह कहता है कि औरतें ना तो लिख सकती हैं और ना ही पेंट कर सकती हैं। मिसेस रमजे बड़ी बदतमीज़ी का मुजाहरा करती है, जबकि अगस्टस कारमाइकल सूप की दूसरी प्लेट मांगता है। जो ही रात आगे बढ़ती है ये सारी छोटी छोटी बातें खुद ब खुद हाल हो जाती हैं और मेहमान मिलकर एक यादगार शाम मनाते हैं। पार्टी और इसका जो तमाम तरह असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। मिसेस रमजे अपने मेहमानों को खाने के लिए कमरे में वहाँ पे छोड़ के चली जाती है। वो सोचती है कि ये तकरीब भी आखिरकार माजी का किस्सा बन गई है। बाद में वो अपने खावन से उसी के रूम में मिलती है। दोनों काफ़ी देर तक खामोश बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि मिसेस रमजे की खसूसी अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है इस अमन को तोड़ता है। वो अपनी बीवी से ये कहलवाना चाहता है कि वो उससे कहे कि वो उससे प्यार करती है। ताहम मिसेस रमजे जो है इतनी अच्छी नहीं है कि वो ऐसे बयान दे। ताहम वो ये बात तस्लीम करती है कि कल भी मौसम इस कदर बुरा ही होगा कि वो रोशनी के मीनार की सैर के लिए दरिया के साहिल के पार नहीं जा सकेंगे। इस तरह मिस्टर रमजे को अंदाज़ा होता है कि इसकी बीवी इसकी तईद करके ये साबित कर रही है कि वो इससे प्यार करती है। रात हो जाती है और फिर दूसरी रात पड़ जाती है। वक्त बड़ी ज़्यादा तेज़ी से गुजरता है। जो ही नावल अपने अगले हिस्से टाइम पासिस में दाखिल हो जाता है। इस दौरान यूरोप में जंग शुरू हो जाती है। एक रात अचानक ही मिसेस रमजे का इंतकाल हो जाता है। मिस्टर रमजे का बड़ा बेटा एंड्रयू मिस भी जंग में मारा जाता है और इसकी बहन बच्चे की पैदाइश के दौरान एक बीमारी से मर जाती है और ख़ानदान इस तरह मज़ीद अब
گھر میں وہاں پہ چھٹیاں نہیں گزارتا، یوں یہ مکان بالکل بھوت بنگلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مکان کے باغ میں جھاڑیاں اگاتی ہیں اور مکڑیاں اپنے جالے بنا لیتی ہیں۔ اس جگہ پر دوبارہ رمزے کا خاندان 10 سال بعد آتا ہے۔ مسز میکناب جو کہ گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں، وہ چند دوسری خواتین کو گھر کی دیکھ بھال اور اس کی درستگی پر لگاتی ہیں۔ یہ عورتیں گھر کو خراب اور برباد ہونے سے بچاتی ہیں، جبکہ لیلی پریسکوئی واپس آتی ہے تو سب کچھ ترتیب میں ہوتا ہے۔ روشنی کے منار یا لائٹ ہاؤس والے ناول کے اس میں وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایسے گزرتا ہے، بہت زیادہ سست تفصیلات کے ساتھ اور کچھ ایسے حالات میں جیسا کہ ناول کے حصے کھڑکی یا ونڈو میں ہوتا ہے۔ مسٹر رمزے یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ جیمز کیم اور اس کی بیٹی روشنی کے منار کی سیر کو جائیں گے۔ سفر کی صبح اس کے مزاج کی خرابی کی وجہ سے سفر میں دیر ہو جاتی ہے۔ وہ لیلی سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اسے تسلی دے، مگر اس کی بیوی مس رمزے کے برعکس لیلی اس کو وہ تسلی نہیں دے پاتی جو کہ مسٹر رمزے کو ضرورت ہے۔ رمزے کے خاندان کے لوگ سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں اور لیلی اپنی وہ پینٹنگ مکمل کرنے میں لگ جاتی ہے جو کہ اس نے اپنے پچھلے وزٹ میں شروع کی تھی اور اسے نامکمل چھوڑ دیا تھا۔ جیمز اور کیم اپنے باپ کے خودی کے رویے پر بہت ناراض ہوتے ہیں، پھر بھی جب کشتی میں جب وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ روشنی کے منار تک پہنچتی ہے، بچے باپ کے لیے زیادہ کشش محسوس کرتے ہیں، حتیٰ کہ جیمز ہی نے لڑائی شروع کی ہوتی ہے، وہ بھی اپنے باپ کی تعریف سن کر بہت زیادہ اپنے باپ سے متاثر ہوتا ہے۔ اگرچہ جیم نے اپنے باپ کو جان بوجھ کر ہی غصہ دلایا تھا، ساحل کے پار لیلی بھی اپنی پینٹنگ کو آخری مراحل میں داخل کر دیتی ہے۔ وہ بھی برش کا خوب انداز میں استعمال کرتی ہے اور آخر کار وہ پینٹنگ جو ہے وہ تصویر جو وہ بنا رہی تھی وہ اس کو کمپلیٹ کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جو ہمارا ناول ہے وہ دی اینڈ ہو جاتا ہے۔